Good morning students. Welcome to online classes of RL Academy. We were reading the Indian Constitution. ठीक है, पॉलिटी हमने स्टार्ट कर रखी है और भारत का संविधान हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, ऑडियो क्लासेस मैंने बहुत सारी भेजी हैं ड्यूरिंग योर लास्ट फ्यू डेज, तो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा ऑडियो क्लासेस के थ्रू कि इस लेसन का बेसिक क्या है, बेस क्या है. ठीक है, याद करो बच्चों, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था. हमने स्टार्ट किया था डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान हम पढ़ रहे हैं ना. तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान क्या है. तो एक सिंपल सी डेफिनेशन दी थी कि वो संविधान वो है जहाँ पर हमें रूल्स जो हैं, नियम हैं, कायदे कानून हैं, वो लिखे हुए मिलते हैं. ठीक है, ए रिटन डॉक्यूमेंट्स इन विच वी फाइंड सच टाइप ऑफ रूल्स. ठीक है, और हमने देखो क्रिकेट का, फुटबॉल का एक एग्जांपल देकर भी पढ़ा था ना अच्छे से, कि अगर रूल नहीं होंगे तो मैं कुछ भी वैसे खेल सकता हूँ. तो जहाँ पर किसी देश को चलाने के लिए रूल मिलेंगे, नियम मिलेंगे कि इसमें क्या क्या सिस्टम कैसे कैसे होगा, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, एक बड़ा सा. और हमने बहुत सारा डिस्कस किया था अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हाउ मेनी डेज इट टुक टू फॉर्म. ठीक है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बात की थी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष थे और करीब 300 लोगों की एक कमेटी थी. बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की थी. आज थोड़ा सा हम उसी को आगे और बढ़ाते हैं. डेफिनेशन आपको पता लग गई, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कोई पूछ सकता है आपसे तो आप तुरंत जवाब दे सकते हैं. रिटन डॉक्यूमेंट्स है, लिखा हुआ है. भारतीय संविधान है वो लिखित है, प्रिंटेड नहीं है. ये बहुत खास बात है. और 2 years और 11 month 18 days इसको लगे थे, आपको पता होगा, इसको बनाने में. हस्तलिखित है, कैलीग्राफी है, मतलब मैंने नाम भी बताया था आपको कि किसने लिखा है. व्हाट टेल्स ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक संविधान है वो क्या क्या बताता है. ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो कि संविधान हमें क्या बताता है. तो मैंने पॉइंट लिख दिए, देखो ये पॉइंट में आप रिमेंबर कर सकते हो कि व्हाट डज ए कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट अस. पहला है देखो, फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी. संविधान हमें ये बताता है कि किसी राज्य का, यहाँ मेरे राज्य से मतलब देश से बेटा, किसी देश में जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, जो समाज है, वो किस प्रकार का होगा और उसके फंडामेंटल नेचर किस प्रकार का, वो किस प्रकार का समाज होगा, किस कौन से अधिकार, कौन से राइट्स उनको वहाँ पर मिलेंगे. तो संविधान हमें ये बताता है कि सोसाइटी की फंडामेंटल नेचर क्या होगा, मतलब समाज किस प्रकार का होगा. दूसरा, नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान हमें ये बताता है कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा. किसी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम मतलब राजनीतिक जो संरचना है वो कैसी होगी. उसमें एक पार्टी होगी, अनेक पार्टी होंगी, लोकल पार्टी भी हो सकती हैं क्या. ठीक है, तो संविधान में ये लिखा होता है कि उसमें कितनी पार्टी होती है, मतलब. तो हमारे क्या है, हमारे मल्टी पार्टी वाला कंट्री है, इसलिए देखो यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज हैं. बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है. देयर आर सो मेनी पार्टीज. ठीक है, तो पॉलिटिकल सिस्टम भी कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है. पावर शुड नॉट मिस यूज बाई लीडर्स, ये भी साफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि संविधान ये बताता है कि जिन लीडर्स को हमने चुन लिया, इलेक्ट कर लिया, वो अपनी पावर को किसी प्रकार से मिसयूज नहीं कर सकते. ऐसा नहीं कि हमने सरपंच बना दिया, हमने एमएलए बना दिया या हमने एमपी को बना दिया, अब आपकी मर्जी है वो करिए, ऐसा नहीं है. दे मस्ट वर्क अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. ये कौन बताता है, संविधान बताता है. तीसरा, डोमिनेंट ग्रुप लार्ज नंबर पीपल डज नॉट यूज पावर अगेंस्ट माइनर्स. ये हमने एग्जाम्पल देके बताया था मैंने, देखो कि एक क्लास में बॉयज ज़्यादा हैं, गर्ल्स कम हैं, तो हमेशा बॉयज ही खेलते रहते थे. तो संविधान ये बताता है कि अगर डोमिनेंट ग्रुप का मतलब क्या है, जिस देश में किसी पर्टिकुलर धर्म, जाति या समाज के लोगों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल अगर किसी कंट्री में है, तो वो जिनकी संख्या कम है उनको परेशान ना करे, उनके राइट्स को हड़पे नहीं, उनको टायरनी ना करे, उनको पीड़ा ना दे. तो ये प्रावधान, ये जो सब कुछ किसमें लिखा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में. कॉन्स्टिट्यूशन एज ए बॉडीगार्ड मतलब काम करता है. उसमें साफ लिखा होता है कि डोमिनेंट ग्रुप मस्ट नॉट, मतलब फोर्स या फिर कह सकते हो डज नॉट यूज पावर अगेंस्ट माइनर. माइनर मतलब क्या होता है, जो अल्पसंख्यक है, जो संख्या में कम है.
ठीक है। जैसे हमारे कंट्री में क्या है, जैसे मुस्लिम्स हैं, बौद्ध हैं, जैनीज हैं, सिख हैं, इनकी संख्या क्या है, कम है। तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन ने और कुछ पावर दिए, एक्स्ट्रा पावर दिए, कुछ विशेष प्रावधान किए इनके लिए, ताकि जो बड़ी संख्या के लोग हैं वो उनको परेशान ना कर पाए। इट ऑल्सो हैव बीन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो एंड प्रोटेक्ट प्रिंसिपल ऑफ कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी देश के जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो मूल बातें हैं, ठीक है, उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, किसी प्रकार से उनको ठेस नहीं पहुंचाई जाए। ठीक है, तो ये सब बातें इसमें कौन कौन बताता है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। यहाँ पर आप बच्चों मेरे से एक सवाल पूछ सकते हो कि किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। भाई हम काम तो ऐसे ही कर रहे हैं, हमें तो रूल की आवश्यकता नहीं है, तो हम संविधान क्यों बनाएं। ठीक है, इट कैन बी ए क्वेश्चन कि व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों हो। ये सवाल आप हो सकता है ना, क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो यहीं से व्हाट टेल्स ए कॉन्स्टिट्यूशन, यहीं से आप इसका आंसर ढूंढ सकते हो कि किसी देश की शासन व्यवस्था को, पॉलिटिकल सिस्टम को, वहाँ के कम्युनिटी को, वहाँ की सोसाइटी को, वहाँ की माइनॉरिटी को, सबको चलाने के लिए, रूल ओवर करने के लिए, शासन अच्छा रहे, शांति बनी रहे, सहयोग, प्रेम, आपसी भाईचारा सब में बना रहे, उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है, वी मस्ट नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रोटेक्ट प्रिंसिपल ऑफ ए कंट्री, किसी भी देश के जो संस्थागत जो सिद्धांत हैं, जो मूल सिद्धांत हैं, उनको बचाने के लिए माइनर किसी प्रकार से परेशान ना हो, माइनॉरिटी शुड नॉट बी, आप कह सकते हो, इंटरफेयर बाय द डोमिनेट ग्रुप, और आप कह सकते हो पावर शुड नॉट मिस यूज बाय द लीडर्स। ठीक है, तो इन सब के लिए, और what kind of political system should be there in a country, so that's why a country need a constitution। माइनर को कोई परेशान ना करे, प्रिंसिपल है वो बचे रहें, और लीडर्स अपने पावर का मिस यूज नहीं करें, हर एक आदमी को अपने राइट्स मिलें, इनके लिए कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। बात समझ में आ गई क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने क्या बात की थी, देखो मैंने हमने एक एग्जांपल दिया था कि हम आ गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, एंड थ्रू द लास्ट ऑडियो क्लासेस हमने बहुत चर्चा की, भारतीय संविधान कैसे बना, कब लागू हुआ। ठीक है, ये सब बातें हम चर्चा कर चुके हैं। मेरी बात कहाँ पर आके रुकी थी लास्ट क्लास में, कि हमारे संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है, व्हाट इज द की फीचर स्पेसिफिकेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। और उसमें मैंने पहला बताया था आपको क्या, फेडरलिज्म। ठीक है, पहला क्या बताया था बेटा, पहली बताई थी मैंने आपको, इनको मिटा देता हूं मैं। पहली विशेषता हमने ये देखी कि भारतीय संविधान की जो फर्स्ट की फीचर है, स्पेसिफिकेशन है, वो क्या है, फेडरलिज्म है। इसको हिंदी में बोलते हैं संघवाद, या संघ आप बोल सकते हो। देखो संघ का मतलब होता है मिला होना, जुड़ा होना, इकट्ठा होना। ठीक है, एक बात आपसे मैं पूछता हूँ, देखो हमारा देश बहुत बड़ा है। ठीक है, इधर कन्याकुमारी से इधर JNK से कन्याकुमारी तक जाओ, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाओ, करीब 3000 किलोमीटर लंबा और 3000 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, तो क्या दिल्ली में बैठ करके कोई एक राजा, एक लीडर पूरे देश पर शासन कर सकता है क्या? आई होप, मुझे आप शायद पता होगा आपको कि आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? देखो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं। ठीक है, बोलियां अलग हैं, हमारे देश में भाषाएं अलग हैं, कल्चर अलग है, खान पान अलग है, पहनावा अलग है, ट्रेडिशन अलग है, खेती अलग है। मेरे यहाँ पर अलग प्रकार का ट्रेडिशन है, आपके वहाँ पर दूर चले जाओ तो और अलग प्रकार का ट्रेडिशन, मतलब बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब स्पेसिफिकेशन है। तो इतनी सारी मतलब डिफरेंस होने के कारण, इतने सारे डिफरेंट होने के कारण हम एक गवर्नमेंट या एक जगह को हम नहीं कर सकते। बात समझ में आई क्या? कि अब मेरे यहाँ पर कौन सी खेती होगी, किस प्रकार के हेल्थ इश्यूज हैं, किस प्रकार की ट्रेडिशंस हैं, वो अरुणाचल प्रदेश में जो लोग बैठे उनको नहीं पता है, दिल्ली में लोग बैठे उनको भी नहीं पता होगा। तो हमने क्या किया,
हमने फेडरलिज्म एक सिस्टम हमारे में अडॉप्ट किया जिसको बोलते हैं संघ। ठीक है, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म की डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, संघ किसे बोलते हैं, तो आप कह सकते हो एक से ज्यादा प्रकार की सरकार हो, जहां पर मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री। ठीक है, कि देश में, कंट्री में क्या हो, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, देखो समझो कि किसी देश में एक से अधिक प्रकार की सरकारें हों। एक से अधिक प्रकार का मतलब यह है, देखो हमारे कंट्री में क्या है, थ्री टीयर गवर्नमेंट है। कितने टीयर गवर्नमेंट है? 3 टीयर है। एक तो सेंटर है, सेंटर कहां पर? दिल्ली में। उसके बाद कौन है? स्टेट है। और उसके बाद कौन है? पंचायत है। आप समझो इस बात को। संघ क्या बोलता है? अगर मैं कहूं कि अमेरिका में फेडरलिज्म है, अगर मैं कहूं इंडिया में फेडरलिज्म है, इसका मतलब क्या है कि वी हैव मोर देन वन टीयर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कि सरकार का अनेक स्तरों में बंटा होना। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो हम क्या करते हैं, हम अपने लेवल पर मान लो पंचायत है, गाँव में पंचायत है, बाकी शहरों में नगर परिषद या नगर पालिका होती है। तो हम अपना चुनाव, अपना नेता किसको चुनते हैं? सरपंच को चुनते हैं। वो सरपंच है हमारे लोकल एरिया के विकास के काम करवाता है ना। डेवलपमेंट ऑफ लोकल एरियाज शुड बी, आप कह सकते हो, ड्राइव बाय द लोकल पंचायत या सरपंच, जिसका मुखिया होता है। फिर बड़े सिटियों में चले जाओ, वहां पर नगर परिषद या नगर पालिकाएं होती हैं, नगर निगम। ठीक है, वो बड़े एरिया को, वहां पर हम पार्षद, अपने सुना होगा अभी चुनाव हुए थे, इलेक्शन हुए थे राजस्थान में, तो वो उस एरिया को डेवलपमेंट के काम करेंगे। फिर और चले जाओ, अपना राज्य हो गया, राज्य कौन हो गया? अपना राजस्थान। तो राजस्थान में हमारे पास गवर्नमेंट है राजस्थान में। ठीक है, जिसके फिलहाल कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जिनके जो सीएम है वो श्रीमान अशोक गहलोत जी हैं। तो उनका काम है अपने क्षेत्र में, यानी राजस्थान का डेवलपमेंट करना। राजस्थान का क्या करना? डेवलपमेंट करना। सिमिलरली हर राज्य में अपनी अपनी गवर्नमेंट है ना। तो क्या देखा आपने, पंचायत स्तर पर पंचायत हो गई और स्टेट स्तर पर क्या हो गया? स्टेट हो गई। ठीक है, 2 लेवल हो गए ना, एक तो पंचायत हो गया, एक उससे ऊपर बड़ा स्टेट हो गया। अब पूरे देश में कौन करेगा? क्या अशोक गहलोत जी हरियाणा में शासन करते हैं क्या? हरियाणा के रूल्स बनाते हैं क्या? या पंजाब के रूल्स बनाते हैं क्या? आपका आंसर बिल्कुल नहीं होगा, कि अशोक गहलोत जी का काम है सिर्फ राजस्थान की पॉलिसी को डिसाइड करना, राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और यहाँ के लोगों की भलाई के लिए काम करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई मानव होने के नाते वो सब जगह भला करते हैं, बट उनका बेसिक मोटो, बेसिक एम क्या रहेगा? राजस्थान के लोगों की भलाई करना। सिमिलरली हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है, वो अपने स्टेट के लिए, वहाँ के लोगों के लिए काम करती है। फिर स्टेट हो गई, देखो स्टेट के बाद सबसे ऊपर अपना इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया में फिर हमने एक गवर्नमेंट और बैठा दी, जिसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मोदी जी की मतलब लीडरशिप में बीजेपी की है। वो पूरे देश को कंट्रोल करती है। तो कितने टीयर हो गए? 3 टीयर हो गए ना। तो जहां पर सरकारें ऐसे बंटी हों, सरकारें कैसे हों? बंटी हुई हों, डिवाइडेशन हो, जहां पर हर लेवल पर गवर्नमेंट हो जिसकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो जवाबदेह हो वहां के लोकल लोगों के लिए, उसे बोलते हैं संघ। क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट उसको कहा जाता है। बात समझ में आ गई ना? नहीं समझ में आई है तो मैं दोबारा बता देता हूं। संघ का मतलब होता है, फेडरलिज्म का मतलब होता है एक से अधिक प्रकार की सरकारों का किसी देश में होना। देखो अगर हमारा देश संघ नहीं होता ना, तो हमारे में ना तो ये सरपंच को चुनाव होते, ना स्टेट में गवर्नमेंट होती, बस एक ही गवर्नमेंट होती सेंटर में, दिल्ली में, और वो पूरे के पूरे देश पर शासन करती, विच इज नॉट पॉसिबल इन कंट्री। ठीक है, हमारे देश में वो एटलीस्ट नहीं हो सकता। भाई अगर कोई छोटा सा देश है, ठीक है, जिसके किलोमीटरों में थोड़ा सा ही मतलब एरिया, वहां तो ये पॉसिबल है, बट इतना बड़ा क्षेत्र में इट इज नॉट पॉसिबल ना। दैट्स वाई वी अडॉप्ट अ फेडरलिज्म सिस्टम इन आवर कंट्री। सो फेडरलिज्म इज द फर्स्ट बेसिक फीचर, आप कह सकते हो, की फीचर आप कह सकते हो, ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूं। देखो कि जो फेडरलिज्म है उसमें 3 प्रकार की लिस्ट होती हैं, जिनको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहते हैं। कैसे? देखो जो फेडरलिस्ट सिस्टम है ना, उसमें काम कौन कौन कहाँ करेगा।
तो उसमें 3 सूचियां बना दी। एक जो लिस्ट को बोला जाता है सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, यानी फेडरलिज्म में हमने क्या किया, हमने कामों को बांट दिया। कामों को क्या किया, बांट दिया। कैसे? सेंट्रल लिस्ट बना दी, स्टेट लिस्ट बना दी और कॉन्करेंट लिस्ट बना दी। इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा केंद्र सूची, राज्य सूची, और इसको बोलते हैं समवर्ती सूची। सेंट्रल जो लिस्ट है, सेंटर की सूची है, इस पर कानून बनाने का, जो लॉ बनाने का पूरी की पूरी अथॉरिटी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जो स्टेट की जो लिस्ट है, स्टेट में जितने भी काम आएंगे उन पर लॉ बनाने की, उन पर कंट्रोल करने का काम किसका होगा? स्टेट का होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा। और जो कॉन्करेंट जो लिस्ट है, जो समवर्ती सूची है, उसमें राज्य और सेंटर यानी हमारी दिल्ली की सरकार और हमारे राज्य की सरकार, वो दोनों लॉ कानून बना सकती है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी। जैसे अपने घर में 5 सदस्य हैं, दादाजी हैं, मम्मी पापा हैं और 2 बच्चे हो गए। ठीक है, अब हमारे घर में काम अलग, मान लो जैसे खेती का अलग काम है हमारे पास, बिजनेस का काम अलग है, और कुछ हमने अलग खोल रखा है। ठीक है, पैसों का अलग काम है, तो काम बंट जाता है ना। जैसे दादाजी हैं, दादाजी क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को देखते हैं, यानी पैसे को हैंडल करना, पूरी सिस्टम को देखना वो दादाजी हैंडल करेंगे। मान लो खेती का काम मम्मी पापा के हाथ में आ गया, या बिजनेस का काम मम्मी पापा के हाथ में आ गया, तो वो उसको मेंटेन कर रहे हैं। बच्चों का काम अलग दे दिया, एजुकेशन में दे दिया कि आपको ऐसे करना, आपको ऐसे करना, काम बंट गया ना। तो अलग अलग हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, बट हॉल एंड सोल सब कंट्रोल कौन कर रहे हैं? अपने जो ग्रैंडफादर हैं। सिमिलरली सेंट्रलिस्ट है, वो जो बेसिक मेजर वर्क है, मेजर जो लिस्ट है, उसको हैंडल करती है। उसके बचे हुए कुछ काम जो स्टेट के लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वो स्टेट करती है। और जो बचे हुए काम हो गए, ठीक है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे खेती में काम मम्मी पापा से नहीं हो रहा है, बिजनेस में नहीं हो रहा है, तो दादाजी और उसको हेल्प आपस में कोऑर्डिनेट करके वो हम काम कर सकते हैं। और ये हम इन द लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट के टीयर हम पढ़ चुके थे, कॉन्करेंट लिस्ट भी आपने पढ़ी होगी। मैं यहाँ पर छोटे छोटे एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको कि सेंट्रल लिस्ट में बच्चों अभी कितने आइटम्स हैं? 100, मतलब 100 जो विषय हैं, 100 जो सब्जेक्ट हैं, 100 जो काम है, उनको कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। पहले 97 थे, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसमें 97 थे, बट अभी कितने, इसमें कितने हैं? 100 हैं। स्टेट में पहले 66 थे जब हमारा संविधान लागू हुआ था इन 1950 में। नाउ देयर आर 61 आइटम्स, मतलब आप सब्जेक्ट कह सकते हो। एंड इन द कॉन्करेंट लिस्ट देयर वाज 47 थे जब हमारा संविधान लागू हुआ इन 1950 में, बट नाउ देयर आर 52 सब्जेक्ट इन कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये आप चाहो तो याद कर सकते हो वैसे फैक्ट छोटे, कि सेंट्रल लिस्ट में अभी कितने आइटम्स हैं? 100 आइटम्स हैं, स्टेट में 61, कॉन्करेंट में 52। अब मैं बता देता हूँ सेंटर के जो मेजर जो मुख्य कौन सी बातें। देखो, पहला मैंने लिखा है डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है रक्षा। देखो, हमारी जो आर्मी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो आर्मी पर कंट्रोल किसका है? सेंटर का है। चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, उनमें सब में उनमें एंट्री करने का, उनको भर्ती करने का, उनको पैसा देने का, उनको सैलरी देने का, उनको प्रमोशन करने का, सब कंट्रोल कौन किसका है? सेंटर का है ना। देखा होगा, देखो अपने परिवार में बहुत सारे फौजी होते हैं, तो उनकी सैलरी कौन देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, राज्य सरकार उनसे कोई मतलब नहीं होता। एटॉमिक एनर्जी, जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित जितने भी विभाग है, जितने भी कार्यक्रम है, वो सारे किसके पास हैं? सेंटर के पास हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। फॉरेन अफेयर्स, यानी विदेशों के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, किस देश के साथ हम ट्रेड करेंगे, किस देश में हम जाएंगे, कौन देश हमारे में बिल्कुल नहीं आ सकता, है ना। जैसे अभी देखो, चाइना का आइटम हमने सारा बैन कर दिया, तो डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हम किसी पर दबाव नहीं है, हम चाहे तो उस देश के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते, हम बिल्कुल सॉवरेन हैं। यूएनओ, यानी मतलब किसी भी संगठन के साथ में हमें काम करना है या नहीं करना, उसका सदस्य बनना है या नहीं बनना, ये सब कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, वॉर एंड पीस, यानी युद्ध किसके साथ करना है, शांति किसके स्थापित करनी है, इट ऑल हैव डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। रेलवे बहुत देखो इंपॉर्टेंट है, रेल के जितने भी लॉ होंगे वो कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। हाईवेज हैं, पोर्ट्स हैं, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या बैंकिंग सेक्टर टोटल किसके पास है? सेंटर के पास है। पोस्ट ऑफिस भी किसके पास है? सेंटर के पास है।
स्टेट लिस्ट की मैं बात करूं, राज्य के पास कौन कौन से विषयों पर, कौन से सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है राज्य। देखो पब्लिक ऑर्डर, जितने भी मतलब दीवानी फौजदारी मामले हो गए, शासन कैसे करना है लोकल, वो सारा कौन हैंडल करेगा, स्टेट करेगा। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे यहाँ पर कौन सी खेती होगी, कौन सी पॉलिसीज लाऊं, कौन से बीज काम करेंगे, किस प्रकार की किस्मों की पैदावार बढ़ेगी, ये सारा का सारा किसके जिम्मे होता है, स्टेट के पास होता है। हॉस्पिटल्स यानी जो स्वास्थ्य है, यहाँ पर कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं, कौन सी बीमारी बच्चों में ज़्यादा होती है, कौन से टीके अब लगवाए जाएं, इट ऑल हैज़ बीन ड्राइव बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इरिगेशन सिंचाई भी इसी में आती है। रोड है, फॉरेस्ट है, वन फॉरेस्ट, ये सारे रोड वगैरह कौन करती है। देखो याद रखना, हाईवे कौन करता है, सेंटर करता है, लेकिन जो लोकल रोड है वो किसके पास है, स्टेट के पास है। कॉन्करेंट बेटा क्या होता है, समवर्ती सूची, जिसमें राज्य और सेंटर दोनों कानून बना सकती है। ठीक है, इसमें देखो अपना एजुकेशन शिक्षा किसके पास है, समवर्ती, यानी इस पर स्टेट भी लॉ बना सकता है और सेंटर भी लॉ बना सकता है। न्यूज़पेपर है, पॉल्यूशन है, फैमिली प्लानिंग है, परिवार नियोजन है, प्रदूषण हो गया, ये सभी किसके पास है, कॉन्करेंट में, जिसमें चाहे तो स्टेट भी बना सकता है और चाहे भी सेंटर बना सकता है। इन दोनों में कुछ इश्यू हुआ तो सेंटर का पहला माना जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बारे में आज बेटा, किसके बारे में मैंने बताया आपको, फेडरलिज्म के बारे में, कि संघ क्या होता है, क्या क्या उसमें सूचियां होती हैं, कौन से काम होते हैं। ये अपनी देखो बुक में नहीं है, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर नेक्स्ट कैरियर, कि आप इनको अच्छे से याद करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आऊँगा आपके साथ में संविधान की और अधिक विशेषताएं, जैसे पावर ऑफ सेपरेशन है, ठीक है, सेकुलरिज्म है, ये सब फंडामेंटल राइट्स हैं, दीज ऑल विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।